दोस्तों, आज की जो कहानी है वो है मोहान का नरभक्षी बाघ। बड़ा खतरनाक बाघ था। सबसे पहले तो दोस्तों आप सबका स्वागत करता हूं मैं उत्तरांचल डायरीज में। सभी दोस्त जो चैनल को देख रहे हैं, कई तरह के प्रश्न भी पूछ रहे हैं, सबके जवाब भी दूंगा। और सबके कुछ जवाबों को मैं पहले दे चुका हूं वीडियो में, आप उनको चेक कर सकते हैं। जिसमें जो स्टार्टिंग के मेरे वीडियो हैं उससे बाघों के बारे में मैंने कुछ बताया है, जो उत्तराखंड में बाघों की एंट्री ज़्यादा एकदम से क्यों हो गई है, टाइगर की, और ये लेपर्ड भी इतने मैनीटर क्यों हो रहे हैं। गंगोलीहाट बेरीनाग की तरफ एक मैनीटर सक्रिय है, एक आपका ये कौसानी से पहले सोमेश्वर उस बेल्ट में सक्रिय है, एक अभी सक्रिय है लोहाघाट के पास में। लोहाघाट पे तो एक तेंदुआ है और एक सुना टाइगर भी है सूखी डांग के पास में। अभी कुछ दिनों पहले कुछ दो लड़के मोटरसाइकिल से जा रहे थे तो उस सड़क के किनारे से जंप भी लगा दी थी मोटरसाइकिल वालों के ऊपर। अभी तक इतना ही मैंने उनकी एक जानने वाले से खबर आई थी तो वो मैं बता रहा हूँ। खैर, बाकी मैं फिलहाल तो बात करते हैं मोहन मैनीटर की। स्वागत करता हूँ आप सबका उत्तरांचल डायरीज में। दीदियों, बहनियों, नातिनों, भुला, दाजू, तिवाड़जू, दीपिका जी, आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दीप्ति जी और मित्रों, जो कॉर्बेट साहब का जो विंटर हाउस कालादूंगी है आप सबको पता है, यहाँ से करीब 20-22 या 25 मील दूर जाकर के मोहन पड़ता है। तो मोहन के ऊपर, मोहन एक्चुअली क्या मोहन करके बोलते हैं, मोहन हो गया है। तो मोहन के जो टॉप है उस पर चढ़ाई में जो है ओट, जानते ना आप, ओट, जिसको हम लोग मेरे ख्याल से ओट को ही कोटू भी कहते हैं, कोटू का आटा कहते हैं ना, ओट का आटा, या उसको वो भी कहते हैं जई, जई करके कुछ कहते हैं। तो उसकी खेती बहुत, उसकी फसल बहुत, मतलब उसके झाड़ बहुत होता था, वो अपने आप ही नेचुरली वहाँ पे होता था। इसको मवेशी भी खाते हैं और इसको इंसान भी खाते हैं, बड़े चाव से खाते हैं, बड़ा स्वादिष्ट और पौष्टिक माना जाता है। तो हुआ यूँ कि एक दिन वहीं मोहान से या उसी के आसपास के किसी गांव की कुछ महिलाएं, कुछ लड़कियां ये ओट काटने के लिए गई हुई थी वहाँ पे। अचानक जो है एक बाघ आ गया। बाघ आया तो इनमें भगदड़ मची, चीख पुकार और हल्ला गुल्ला, जो एक नेचुरल स्वाभाविक सा हो जाता है, कौतूहल, और बाघ आ गया, बाघ आ गया, अरे बाघ छू, बाघ आ गया, ये वो करके भगदड़ मची। ढलुआ था, ढलान एरिया था, तो इतना शोर गुल्ला सब देख करके जो है बाघ तो घबरा गया और वापस चला गया। लेकिन एक जो महिला थी जो थोड़ा वृद्ध थी वो फिसल गई और लुढ़कते हुए एक नीचे गिर के एक चट्टान पर जाके अटक गई। जब अन्य महिलाओं ने उसको देखा कि यार ये तो अटकी हुई है, तो उसको लाने की कोशिश करी, लेकिन महिलाओं से हो नहीं पाया, क्योंकि उसका एक पाँव और कुछ पसलियाँ उसकी जो थी वो टूट गई थी। बहुत ज़्यादा घायल हो गई थी वो महिला। तो महिलाओं ने कहा कि चलो ऐसा है, गांव चलते हैं और गांव से जो है हम पुरुषों को लेकर के आए, जो मेल हैं उन लोगों को लेकर के आए, और तभी हम इस महिला को, इन माता जी को हम वापस निकाल पाएंगे। अब जब वो जाने लगी तो ये वृद्ध महिला बोली, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, ऐसा मुझे ऐसे अकेले छोड़ के क्यों जा रहे हो, ऐसा मत करो, कुछ तो लोग, कुछ तो सोचो मेरे लिए। तो गांव की एक 16 साल की जो बच्ची थी, एक लड़की थी, उसने कहा ठीक है भाई, तुम लोग जाओ लेकर के आओ, मैं ऐसा करती हूँ आमा के पास, यानी कि इनके पास मैं रुक जाती हूँ। तो वो किसी तरह से ऊपर से पकड़ पकड़ करके चट्टानों में पाँव रख रुका करके वो किसी तरह से उस जगह पे पहुंची। तो वहाँ पे जगह कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी उस चट्टान पे कि दो लोग आराम से बैठ सके। तो लड़की जो है आलती पालती मार के, जो हम नहीं कहते आलती पालती मार के बैठना, तो पालती आलती पालती मार के वो बैठ गई। अब वो दोनों बहुत धीमे धीमे आवाज़ें बात कर रहे थे कि कहीं बाघ कहीं होगा इनकी आवाज़ ना सुन ले, कि वो कब आएंगे, क्या आएंगे, कितनी देर लगेगी पहुंचने में, कितनी देर में वहाँ से फिर लोग चलेंगे, कब होगा, क्या होगा। तो वो सब यही सब चिंताग्रस्त थी और यही सब सोच रही थी, यही सब बातों में अपना उलझी हुई थी। इतने में जो वो वृद्धा जो लेटी हुई थी उसकी एकदम से आंखें चौड़ी हो गई डर से, और बाघ उसके मुंह से निकला कुछ इस तरह से।
तो उसको ऐसे देख करके वो लड़की ने पीछे मुड़ के देखा तो वो बाघ जो है इन्हीं की तरफ जो है बड़े मज़े से चला आ रहा है। अब थोड़ी देर बाद जो है वो गांव के पुरुष और लोग आए उन महिलाओं के साथ में। उन्होंने वहाँ से देखा नीचे तो वो वृद्ध महिला जो है बेहोश पड़ी हुई है और उसके आसपास जो है काफ़ी खून और काफ़ी मात्रा में खून जमा हो गया है। तो खैर किसी तरह से उस महिला को बाहर निकाला। तो हुआ क्या कि जब ये भीड़ आ रही थी तो इनके साथ में एक जिम कॉर्बेट साहब के मित्र थे, मोती सिंह। उनकी बेटी इस गांव में भी आई हुई थी, जिस गांव में ये घटना घटी। तो वो अपनी बेटी से मिलने के लिए आए थे। तो वो भी जो है आए इस जगह पे देखने के लिए। उन्होंने भी देखा और उसके तुरंत बाद जो है उन्होंने वहाँ से 18 किलोमीटर दूर जिम कॉर्बेट साहब के पास वो गए। उनको जाके बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात हो गई और अब आप चलिए हमारे साथ। अभी एक 60-64 साल का एक बुजुर्ग आदमी 18 किलोमीटर चल के आया है। तो जिम कॉर्बेट साहब ने बोला कि भाई ऐसा है, आप थोड़ा आराम कीजिए, कुछ करते हैं, कुछ विचार करते हैं कि। लेकिन वो बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं। बोला ना 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 जी बिल्कुल नहीं साहब, रुकना उकना नहीं है, चलिए। तो खैर जिम कॉर्बेट साहब और वो चले। अब वो शिकार को मारे हुए करीब 24 घंटे हो गए थे। अब मिलना तो कुछ था नहीं, जिम कॉर्बेट साहब को ये पता था। और वो जिम कुछ कर भी नहीं सकते थे जिम कॉर्बेट साहब। थोड़ा सा देख कर दूर जाने पे उन्हें जो है कुछ अवशेष यानी कुछ हड्डियां और खून से सने हुए कुछ कपड़े मिले और इसके अलावा कुछ उनको मिला नहीं। और ये जो लड़की थी ये बाघिन का पहला शिकार थी कि यानी कि मैन ईटर जो बनी थी उसका ये पहला शिकार, उसने किसी ह्यूमन बीइंग का पहला शिकार उस बाघिन ने किया था। इससे पहले उसने कभी अपनी लाइफ में कोई मानव मांस नहीं खाया था। और सरकारी जो रिकॉर्ड थे, इस रिकॉर्ड में इस बाघिन का नाम मोहन की नरभक्षी नाम यानी कि मोहन मैन ईटर, इसका नाम यहाँ पे पड़ गया, जिसको आप बोलते हैं मोहान। मोहन एक्चुअली पहाड़ी का नाम है, उसको अब मोहान हो गया। अच्छा, इस घटना के ही बाद से सर्दियाँ शुरू हो गई थी और ये बाघिन ने जो है अपना ठिकाना बदल के ये जो है कोसी नदी की जो घाटी यानी कि कोसी की जो घाटियाँ थी वहाँ की तरफ इसने अपना रुख कर लिया था। और वहाँ उस रुख में, उस रूट में आने पे इसने जो है पीडब्ल्यूडी के 2 वर्कर्स की और एक एमएलए की बहू को शिकार कर दिया था। और भी कुछ शिकार कर लिए थे, शिकार तो बहुत किए थे इसने। ये मेन जो है मैं बता रहा हूँ आपको। अब जब दोबारा से गर्मियाँ शुरू हुई तो ये बाघ अपनी पुरानी जगह पे आ गई, यानी कि जहाँ इसने पहला शिकार किया था मोहान के ऊपर की वो पहाड़ी। और वहीं पे इसने अपना अब रेजिडेंस कर लिया जी, परमानेंट की। अब मेरे को यहीं पे रहना है, अब यहीं पे मेरा रहेगी एक्टिविटी, यही रहेंगी। अच्छा, कई सालों तक ये जो है काकड़ी घाट, कोसी और गरजिया, करीब 40 मील का जो एरिया था उस एरिया को इसने कवर करके रखा हुआ था, यानी कि अपना आतंक इसने यहाँ पे मचा रखा था। इतने एरिया में ये शिकार किया करती थी। और लास्ट में इसने वही करतकनौला जो है उसके पास में जो मैं बताया मोहन पहाड़ी है, उस पर इसने अपना ठिकाना कर लिया था। अब ये वहाँ से निकलती थी और वहीं वापस जाती थी क्योंकि इसका घर हो गया था। उस समय उत्तराखंड में 3 बाघ एक्टिव थे और जिसमें एक चौगढ़ का था, दूसरा ये मोहान था, यानी कि मोहान था अल्मोड़ा में, चौगढ़ था नैनीताल में, और एक कांदा में था, कांदा गढ़वाल जिले में। गढ़वाल को तब जिला ही कहते थे। चौगढ़ वाला जो बाघ था उसको ये मार चुके थे जिम कॉर्बेट साहब। अल्मोड़ा के जो डिप्टी कमिश्नर थे बेंज साहब, उन्होंने जिम कॉर्बेट साहब से कहीं किसी फंक्शन में, किसी मीटिंग में कहीं मिले थे और जिम कॉर्बेट साहब ने ये कहा था कि मैं उत्तरांचल के सारे मैन ईटर्स को मैं मार दूंगा। तो उन्होंने इनको इनका वायदा याद दिलाया और बोला कि भाई चौगढ़ को मार दिया, अब नंबर जो है हमारे मोहान का है, तो आप आइए और इसका शिकार कीजिए। अब ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है और ये करतकनौला गांव के अभी 3 निवासियों को ये और मार चुका है।
तो आप ऐसा कीजिए कि अब आप जो है ये करतक नौला जो नामक जो जगह है, आप यहाँ चले जाएं और अब इस बाघ का जो है अब आप शिकार करें। तो जिम कॉर्बेट साहब को कोई ऐसी वो दिक्कत थी नहीं। अच्छा, जब ये जिम कॉर्बेट साहब जो है ये चौगड़ वाले बाघ को जब ये मार रहे थे, जब उसके शिकार पे थे, तो बेंज साहब ने उन दिनों कुछ शिकारियों को करतक नौला भेज दिया था कि जाओ शिकार करो, इस बाघिन को मारो। तो कई शिकारी थे, जिनमें से एक रानीखेत की एक टुकड़ी भी थी, एक रानीखेत डिपो की भी टुकड़ी भी थी, जिसमें 3 शिकारी थे। तो वो लोग भी गए हुए थे। और लेकिन बाघ को कोई ढूंढ नहीं पा रहा था। बाघ मतलब इतना शातिर था कि उससे कोई ढूंढ नहीं पा रहा था। बेंज साहब ने भी इनको बहुत सावधानी बरतने के लिए कहा था कि भाई देखिए, एक जगह पे एक ही शिकार पे जब कुछ शिकारी ज़्यादा हों तो खतरा ज़्यादा रहता है। तो कॉर्बेट साहब ने बोला था ना कि ठीक है, इन सबको आप वापस बुलवा लीजिए और मैं जो है इस बाघ को अकेले ही मारूंगा। दोस्तों 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं ज़रा एसी चला लूँ, गर्मी हो रही है। चला लिया, अब थोड़ा सा राहत मिलेगी। तो मई का महीना शुरू हो गया था। गर्मियाँ मई में अच्छी खासी गर्मियाँ शुरू हो जाती है। ये रेलगाड़ी से अपने 2 साथियों के साथ और 6 गढ़वाली लेबर जो इनके साथ थी, उनको लेकर के ये रामनगर पहुँचे। रामनगर से करतक नौला जो है वो करीब 24 मील दूर था। ये लोग पैदल ही निकल पड़े। पहला जो इनका मुकाम था वो था गर्जिया। तो वो गर्जिया यहाँ से 7 मील था। जल्दीबाजी में नैनीताल से निकले थे, तो गर्जिया का जो गेस्ट हाउस था उसकी जो इनके पास बुकिंग, जो इनको परमिट लेना था, वो ये नहीं ले पाए थे, भूल गए थे। तो इनको वहाँ पे डाक बंगले में जगह नहीं मिली। ये बाहर ही इन्होंने अपना टेंट वेंट लगाया और सो गए। आधी रात के टाइम में इनको बड़ी अजीब सी आवाज़ सुनाई पड़ रही थी, जैसे एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर मारा जाता है ना, टक 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 टक। यार ये बड़े परेशान हो गए थे, बहुत इरिटेट हो गए थे, ये क्या आवाज़ हो रही, सोने नहीं दे रही है। इन्होंने अपनी राइफल उठाई और टेंट से बाहर झांक के देखा तो अच्छा खासा उजाला था, चांदनी, फुल मून नाइट थी, पूरा चांदनी फैली हुई थी। तो इनको थोड़ा सा ये खुशी हुई, इनका जो एक अंदर का डर था वो थोड़ा दूर हुआ। जो इनको सांप का डर था कि कहीं पर सांप वगैरह हो सकता है और जो इनको पाँव में आ सकता है, तो खैर इतनी चांदनी रात है तो अब इनको जो है सांप का डर भी नहीं था। अब ये उस दिशा में चल पड़े। जब ये उस जगह पे पहुंचे तो वो जहाँ पे ये इन्होंने स्टे किया था वहाँ से काफ़ी डिस्टेंस में थी, और करीब 100 फीट ऊंची जो एक पहाड़ी सी है, गर्जिया में आपने देखा होगा, जो जहाँ पे मंदिर बन गया है, वहीं कहीं के आसपास की होगी। ये मैं अपना आइडिया लगा रहा हूँ इस पर किताब में पढ़ते हुए, क्योंकि किताब से पढ़ के ही मैं आपको सुना पाता हूँ ना। मैं कोई ऐसा, ना तो मैं उस टाइम था, ना मेरे आंखों के सामने की बात है। तो वहाँ पे ये पहुँचे तो इन्होंने देखा कि वहाँ पे वो मेंढकों का एक समूह है, एक प्रजाति का मेंढक है जो ये इस तरह की आवाज़ कर रहा है। इन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ। इन्होंने कई तरह के मेंढक देखे थे, कोई पेड़ में बैठ के टर्राते थे, कोई झाड़ से टर्राते थे, कोई कहीं से, लेकिन ये इस तरह की आवाज़ हुई मई के महीने में, उनको बड़ा ताज्जुब हुआ। खैर ये अपने टेंट में आए और आकर के ये जो है इन्होंने अपनी रात पूरी करी। दूसरे दिन इनको 12 मील जाना था, जो मोहन जिसको कहते हैं, मोहन आजकल कहते हैं इनको। ये वहाँ पहुँचे, वहाँ पे इनके आदमी अपने लिए खाना और इनके लिए नाश्ता वगैरह तैयार करने में लगे। ये वहीं के लोगों के साथ में गपशप करने में लगे। तो गपशप का शीर्षक एक ही था, वही नरभक्षी बाघ। तो कई किस्से इनको सुनाए जा रहे थे, जिससे इनका मनोरंजन भी हो रहा था। तो एक किस्से की ये यहाँ पे व्याख्या बता रहे हैं। जिसने वो किस्सा सुनाया वो एक फॉरेस्ट गार्ड था, और वो खुद गवाह था, यानी कि वो खुद उस घटना में शामिल था जो घटना घटी थी, जिसका वर्णन अब मैं आपको सामने करने जा रहा हूँ। हुआ यूँ कि एक मछुआरा और ये फॉरेस्ट का गार्ड ये जंगल से निकल के आ रहे थे मोहान की तरफ को, या क्योंकि वहीं पे गेस्ट हाउस भी है, ये उस तरफ को आ रहे थे। अचानक जो है एक मोड़ के पास वो नरभक्षी बाघ इनके सामने आ गया। नरभक्षी बाघ जब सामने आया तो नेचुरल सी बात है, ये कुछ एक्टिविटी होनी थी इन पे। तो मछुआरे ने क्या किया, उसने अपनी जो फिशिंग रॉड थी, जो बंसी जिसको कहते हैं, वो तो फेंकी एक तरफ, इनके हाथ से फॉरेस्ट गार्ड के हाथ से छीन ली राइफल, और राइफल लेकर के छीन के बैठ के निशाना लगाया। तो आदमी समझे, राइफल लेके वो भाग गया।
वो भागने लगा तो ये फॉरेस्ट गार्ड भी उसके पीछे भागा और इनके पीछे बाघ। तो जिम कॉर्बेट साहब ने पूछा उससे, भाई तुमने क्या पीछे मुड़ के देखा बाघ को तुम्हारे पीछे आ रहा है करके? बोले साहब कैसी बात कह रहे हो आप, तो ऐसे टाइम में कौन पीछे मुड़ के देखेगा कि बाघ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमने तो बस नाक की सीध देखी और बस दौड़ते चले गए। और इतने में दौड़ते हुए जो है मेरा जो फिशरमैन था, जो मछली मार रहा मछुआरा जो था, उसका पाँव फिसला, वो फटाक से नीचे गिरा और नीचे खेत में एक भालू के ऊपर, पूरा शरीर उसका भालू के ऊपर जाके गिरा। भालू के ऊपर गिरा तो उसकी भी चीख निकली, भालू भी चिल्लाया, इधर ये फॉरेस्ट गार्ड भी चिल्लाया, मतलब चीख पुकार का माहौल हो गया अजीब सा, जिससे बाघ तो घबरा करके एक तरफ भाग गया, भालू दूसरी तरफ भाग गया, वो मछुआरा तीसरी तरफ भाग गया और ये जो है अपना चौथी तरफ भाग गया। सब इधर उधर हो गए। तो हर कोई ये वो हो गया कि यार ये कौन सा, ये अचानक हुआ क्या? सब इधर उधर गायब हो गए। फॉरेस्ट गार्ड तो बेचारा डाक बंगले में पहुंच गया, वो जो मछुआरा था वो बेचारा रास्ता भटक गया। खैर किसी तरह से वो बेचारा पहुंचा अपना फॉरेस्ट गार्ड, और उसके बाद में जो सुनाया फॉरेस्ट गार्ड ने, उसको जो गालियां दी हैं, जो डांटा है, उसको जो हड़काया है उसको कि साले तू जो है बंदूक लेके चला गया, एकमात्र बंदूक थी उसको लेके तू भाग गया, अब मैं क्या करता, तूने मेरे को छोड़ दिया वो भालू और आदमखोर बाघ के बीच में, मैं तो मारा जाता, ये है वो है, और क्यों छीनी तूने मेरी राइफल? ये कोई तरीका होता था? इस तरह से उसके ऊपर काफ़ी बिगड़ा। लेकिन वो बेचारा जो मछुआरा था उसने कहा भाई ऐसा है, मेरे से तो हो गई गलती, ये पकड़ तू अपनी बंदूक, अब यहाँ पे जो मछलियाँ ये तो कुछ बची अची रही कि नहीं मेरे को नहीं पता, और भालू के ऊपर गिरने से मेरा पाँव में भी चोट लग गई है, मैं तो जा रहा हूँ अब यहाँ से। तो वो मछुआरा ने तो मुहान ऐसा छोड़ा कि वो उसके बाद कभी दोबारा वहाँ दिखाई नहीं पड़ा मतलब उस मोहान क्षेत्र में कहीं दिखाई नहीं पड़ा। तो ये एक बड़ा मज़ेदार सा किस्सा हुआ। खैर ये सब हुआ, इसके बाद में इन लोगों ने अपना खाना वाना जो सब किया, उसके बाद इन्होंने मोहान वालों से विदा ली। अब इनको जाना था वही जो मैंने अभी आपको गांव का नाम बताया, ये अरे यार क्या बताया था मैंने आपको गांव का नाम, कार्तक नौला जाना, यार नाम भूल जाता हूँ तो थोड़ा सा वो मत होना, नाराज मत होना। तो अब इन्होंने कार्तक नौला जाने के लिए जो थी, इनकी करीब 4000 फुट चढ़ाई इनको चढ़ के जाना था, जिसके चारों तरफ जंगल था और झाड़ झंकार थे और बड़ी खतरनाक बेल्ट थी, आदमखोर उस एरिया में एक्टिव था। तो ये लोग बड़े हल्के हल्के उस चढ़ाई में चढ़ पा रहे थे, क्योंकि इतना ज़्यादा लगेज था इनके पास में। उस बेल्ट में, उसी में कार्तिक नौला या मोहान के आसपास में कुछ टाइम पहले कुछ बवाल, कुछ टेंशन हुई थी, जिस वजह से नैनीताल से पुलिस को भी बुलाना पड़ा था। तो हालांकि डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा था, लेकिन पुलिस जो है नैनीताल की आई थी, डिस्टेंस कम था नैनीताल से, तो काफ़ी बड़ा कुछ टेंशन वगैरह हुआ था। तो इनको ये बताया गया था कि साहब आपको वहाँ सामान वामान कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए अपना जो है सारा सामान, अपनी तैयारी पूरी आप करके जाएं। तो लोड बहुत ज़्यादा था, लोड बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो लेबर, जो इनके आदमी थे, वो चढ़ाई बहुत धीरे धीरे चढ़ रहे थे। जिम कॉर्बेट साहब चढ़ाई चढ़ते 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 जब ये टॉप में पहुँचे, तो जिम कॉर्बेट साहब, कुछ खेत इनको दिखाई पड़े, ये मतलब गांव की सीमा के करीब पहुंच गए थे, और ये खेतों के ऊपर चलते हुए थोड़ा सा आगे बढ़े तो वहाँ पे एक थोड़ा सा झाड़ जैसा था, और झाड़ को क्रॉस करके अब इनके आदमी पीछे आ रहे थे, ये थोड़ा आगे आगे आए तो इन्होंने एक महिला को देखा जो पानी भर रही थी। इन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ ना, यार ऐसे मैनीटर के इलाके में है और ये महिला अकेली यहाँ पे इस घड़े में पानी भर रही है, वो भी वो पानी का स्रोत जो पतला सा स्रोत होता है, जिससे पानी तर 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 नीचे गिरता है, और नीचे घड़ा रखा हुआ है, भर रहा है। तो इन्होंने बोला अगर मैं एकदम से इसके सामने पहुंचूंगा तो ये एकदम चौंक जाएगी और डर जाएगी, तो वो थोड़ा दूरी पे रुक गए, और रुक करके इन्होंने जो इस तरह से करते हैं इन्होंने किया, तो एकदम से औरत चौंकी और उससे पीछे मुड़ के इनको देखा। तब तक ये अपनी सिगरेट जला रहे थे। अब सिगरेट जला करके इन्होंने बिना औरत की तरफ मुड़े हुए इतना ही कहा, क्या ये एकांत स्थान जो है ये ऐसे अकेले में सुरक्षित है? तो औरत पहले तो चुप रही, फिर बोली नहीं, लेकिन क्या करें, पानी तो भरना ही पड़ेगा ना, पानी तो चाहिए है। तो इन्होंने फिर बोला कि अच्छा क्यों, तुम्हारे घर में कोई और नहीं है क्या? बोले नहीं, हमारे घर में इस टाइम अभी और कोई नहीं है। बोला क्यों, तुम्हारे घर के आदमी कहाँ हैं? तो उसने कहा कि वो तो खेत पे गए हुए हैं, और औरतों का काम तो पानी भरना तो औरतों का ही काम है ना, पहाड़ों में मुद्दा औरतें ही जाती हैं घरों से पानी भरने के लिए, आदमी खेतों में जाते हैं।
तो उसके बाद ये सोचने लगे, तो अब औरत ने प्रश्न करना शुरू कर दिया, तुम पुलिस हो? तो इन्होंने बोला नहीं भाई मैं पुलिस नहीं हूँ। अरे अच्छा अच्छा, फॉरेस्ट वाले हो गए? क्या नहीं नहीं मैं फॉरेस्ट वाला भी नहीं हूँ। अच्छा, कौन हो फिर तुम? अरे मैं एक आदमी हूँ मैं। नहीं नहीं आदमी तो हो, लेकिन मैं यहाँ क्यों आए हो? बोले मैं यहाँ पे उस वो जो नरबख्शी बाग है ना उसको मारने के लिए आया हुआ हूँ। तो उसने, तो तुमको किसने बताया कि यहाँ पे नरबख्शी बाग है? और कि तुमने किससे सुना? किसने बताया तुमको? तुम कितने आदमी हो? तुम कहाँ रहोगे? तो तरह तरह के प्रश्नों की उससे झड़ी लगा दी, और ये प्रश्न तब तक चलने वाले थे जब तक का कि उसका घड़ा नहीं भरने वाला था। थोड़ी देर में घड़ा घड़ा तो भर गया। जिम कॉर्बेट साहब भी इत्मीनान से जवाब देते जा रहे थे, घड़ा भर चुका है, लेकिन घड़ा भरा हुआ तब तक नहीं माना जाएगा जब तक औरत अपने सारे सवालों के जवाब ना पा ले। और जिम कॉर्बेट साहब बोलते हैं एक्चुअली पहाड़ के लोगों में बहुत जल्दी एक दूसरे को के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लेने की बड़ी प्रबल इच्छा होती है। उनके सवाल कुछ इस तरह के होते हैं, जैसे मसलन शादी हो गई तुम्हारी? अच्छा शादी हो गई, कितने साल हो गए? अच्छा कितने बच्चे हैं तुम्हारे? क्या नौकरी करते हो तुम? अच्छा कितना कमा लेते हो? महीने की क्या तनख्वाह है? तो खैर काफ़ी प्रश्नों का जवाब देते रहे, और जिम कॉर्बेट साहब बोल रहे थे कि ये सब इसके प्रश्न मेरे लिए फ़ायदेमंद थे। ये फ़ायदेमंद क्यों थे ये अभी आपको आगे पता चल जाएगा। खैर जब वो सेटिस्फाइड हो गई तो उसने अपना घड़ा उठाया, बोली मेरा घड़ा भर गया चलिए। अब आगे आगे जिम कॉर्बेट और पीछे पीछे औरत चल रहे थे। अचानक औरत रुकी और उससे एक पेड़ की तरफ इशारा किया, बोली अभी 3 दिन पहले ना ये पेड़ आप देख रहे हो ये? तो जिम कॉर्बेट साहब ने देखा, बोले हाँ। बोले भाई इस पेड़ से जो है अभी 3 दिन पहले एक औरत को जो है बाघ ने मारा है। बोले अच्छा। जिम कॉर्बेट साहब के बड़े मतलब की खबर ये हो गई थी। उन्होंने पेड़ को देखा, बड़े गौर से देखा, उसका थोड़ा सा एक हवाई निरीक्षण, मतलब एक रफ निरीक्षण किया, और उसके बाद आगे की तरफ चले। आगे जाके एक रास्ता जो है गांव चला जा रहा था, उसका गांव आ चुका था। उससे बोला बस मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मेरा घर सामने ही है। और जिम कॉर्बेट साहब वहीं से आगे मुड़ के अपना आगे बढ़ गए। आगे जा करके करीब 200 गज की दूरी चले होंगे। इनको वो जो वन विश्राम गृह था वो इनको दिखाई पड़ गया। वन विश्राम गृह के बारे में बताया गया था इनको कि वो सबसे उपयुक्त जगह है आपके रहने के लिए, क्योंकि वहाँ वो ऊंचाई पे है, और वहाँ से आपको मोहान और तमाम आसपास के जितना क्षेत्र है वो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ जाएगा। तो आपके लिए ये बहुत अच्छा है। तो आप उस चौकी पे रहिए, वो जो वन विश्राम चौकी जो बनी हुई है, वो जो झोपड़नुमा जो है उस जगह पे रहेंगे तो वो सही है। ये वहाँ पे पहुँचे तो उसका जो है दरवाज़ा बंद था, जिसको एक चेन से ऐसे ऐसे बांध रखा था। इन्होंने उस चेन को खोला। अब ये जो विश्राम गृह था ये करीब 18-20 महीने से खुला नहीं था। लगभग 2 साल से ये खुला नहीं था। इन्होंने उसको खोल के देखा तो एकदम से सीलन से भरा हुआ है, खपका सा है। ये पीछे हट गए, फिर ये अंदर गए। अंदर जा कर के इन्होंने जाके अंदर देखा तो अंदर एक फिर किचन थी, उधर गए। उसके बाद में फिर एक और कमरा था जो एक स्टोर सा था, जहाँ लकड़ियाँ स्टोर करने की थी, वहाँ पे एक दरवाज़ा था। इन्होंने उस दरवाजे को भी खोल दिया। अब थोड़ा उसके अंदर वेंटिलेशन होने लगा। इन्होंने देखा वहाँ पे कहीं बैठने बैठने के लिए कुछ साधन है नहीं। तो ये उठ के बाहर आ गए। बाहर आकर के रोड के किनारे एक चट्टान के ऊपर बैठ गए। अब ये अपने आदमियों का इंतज़ार कर रहे थे। अचानक इनको जो है वो गांव की तरफ से कुछ दिखाई पड़ा। पहले एक सर दिखाई पड़ा, फिर दूसरा सर दिखाई पड़ा, फिर तीसरा सर दिखाई पड़ा। इस तरह से यानी कि गांव की तरफ से लोग आने शुरू हो गए थे। इनका जो महिला के प्रश्नों का उत्तर देना था, वो जो प्रयोजन था वो सफल हो गया था। यानी कि अब गांव वाले इस बात के आश्वस्त हो गए थे कि ये कोई सरकारी अफसर नहीं है, ये कोई पुलिस नहीं है, क्योंकि पहले बवाल हुआ था ना वहाँ पे, और फिर ये तो अंग्रेज थे। तो ये बाघ को मारने के लिए आए हुए हैं। तो वो सबके सब आ गए थे। इतने में इनके जो है आदमी भी पहुँच गए थे। इनके आदमियों ने लकड़ी वकड़ी जमा करी और वहीं झरने से जो है पानी भरा केतली में और चाय चढ़ा दी। चाय बन के तैयार हो गई। तो दूध के लिए उन्होंने जो है वो डब्बा खोला, पाउडर मिल्क जो होता है, मिल्क पाउडर जो होता है उसका, और उसको घोल के दूध बनाने लगे। तो गांव वालों ने देखा तो मुखिया ने बोला भाई ये क्या कर रहे हो तुम? तो जिम कॉर्बेट साहब ने बताया कि साहब हमें बताया गया था कि हमें यहाँ कुछ मिलेगा नहीं, तो अपना जो है सामान वामान सब तैयारी से चलना, और वहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। तो गांव वाले ने बड़ा
अफ़सोस भी हुआ गाँव वालों को, और मुखिया ने बोला साहब ये तो हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है अगर आपसे ऐसा कहा गया है। बिल्कुल आप चिंता ना करें, अब आपको दूध की कोई दिक्कत नहीं होगी, कल से आपको जो है दूध हम दे दिया करेंगे। और ये अगर आपको यहाँ पे आके दूध ना मिले तो ये हमारे लिए तो शर्म की बात है। यहाँ पे इतना दूध है, इतने हर एक के घर में मवेशी हैं, तो ये हम लोगों के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। खैर जिम कॉर्बेट साहब ने भी जो है अपना खेद प्रकट किया और बोले भाई चलिए मेरे से गलती हो गई, और वादा किया कि अब मैं जो है आप ही लोगों से दूध मोल लिया करूँगा, और दूध के अलावा मुझे किसी और सामान की आवश्यकता नहीं है, बाकी सारा सामान मेरे पास है। अब चाय और बिस्किट वहाँ पे सर्व हो गए थे, सभी गांव वालों को भी जितने थे जिसको भी हुआ वो सब वहाँ पे रख दिया गया, और जिम कॉर्बेट साहब का सामान पूरा खुल चुका था। जिम कॉर्बेट साहब ने एक जगह देखी, एक समतल सी जगह, और अपने आदमी को बोला भाई मेरा टेंट जो है इस जगह पे लगा दो। टेंट सुन करके एकदम से गांव वाले एकदम से चौंके और घबरा गए। बोले साहब ये क्या कह रहे हो आप, ये मैन ईटर का एरिया है, यहाँ पे रोज मैन ईटर घूम रहा है और आप टेंट में सोएंगे। अरे चलिए आप तो टेंट में सो जाएंगे, आपके हाथ में राइफल है, कोई बात नहीं, आप एक बारी को बच जाएंगे, लेकिन बाघ आपके आदमी को तो उठा ले जाएगा। जब इनके आदमियों ने इस बात को सुना कि बाघ हमको उठा ले जाएगा तो वो भी घबरा कर कहा अरे नहीं नहीं साहब, सेफ्टी का मामला है, आप भी हमारे साथ अंदर ही रहिए, आपकी भी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो खैर ये तैयार हो गए अंदर रहने के लिए, और उसके बाद में गांव वाले भी धीरे धीरे चले गए, और ये जो है गेस्ट हाउस में इन्होंने अपना अंदर से बंद किया। अंदर से बंद करने का कोई जुगाड़ था नहीं, तो इन्होंने जो है एक बड़ा सा पत्थर लगा करके दरवाजे को बंद कर दिया, और ये सो गए। आधी रात के करीब इनकी नींद खुली, इन्होंने कुछ चलने की आवाज़ सुनी, जैसे कोई गद्देदार पांव वाला जीव चल रहा है। तो तेंदुआ भी हो सकता था और बाघ भी हो सकता था। इन्होंने अपनी टॉर्च उठाई, राइफल उठाई, पाँव से किसी तरह से हल्के हल्के करके पत्थर को हटाया, दरवाजे को खोला, टॉर्च लगाया, देखा पूरा चारों तरफ, तो जो भी कुछ था वो वहाँ से जा चुका था, इनको कुछ दिखाई नहीं पड़ा। अच्छा, अब जो वहाँ पे जो रोड थी, उन्होंने गांव वालों ने बताया इनको कि साहब आपको अब नरबख्शी अगर इस रूट पे चलता है, इसका विश्वास नहीं हो रहा है, तो कल हम आपको दिखा देंगे कि जो सड़क पे उससे जो है और पेड़ों पे उससे जो है जगह जो है उससे नाखून अपने खुरच रखे, उसके निशान आपको देखने के लिए मिल जाएंगे और आपको दिक्कत नहीं होगी। अब जो है सब जो चर्चा हो रही थी उस टाइम में, मतलब इनकी जो सोने से पहले, वो बाघ के ऊपर ही थी ऑब्वियसली, क्योंकि बाघ ही मेन टॉपिक था, तो बाघ के ऊपर ही चर्चा हो रही थी, और इनका उद्देश्य भी बाघ को ही मारना था। और इनको ये भी पता चल गया था कि ये जो सड़क है ये एक तरफ है, ये बेताल घाट की तरफ जाती है एक तरफ को, और दूसरी तरफ जो है ये मोहान होते हुए चकनाकल पे निकलती है। चकनाकल एक जगह है, उधर निकलती है। और ये चकनाकल और ये कार्तिक नौला, ये जो बीच का जो रास्ता है ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ बाघ की नोट करी गई हैं, और इसी रूट पे वो डेली चलता है। यही उसका जो है मेन रास्ता है चलने का, आने जाने का। जब यहाँ पे बाघ को देखा गया था जब से, तब से ये रास्ता एकदम वीरान हो गया था। अब इस पर लोगों ने आना जाना बंद कर दिया था, ये बिल्कुल वीरान पड़ा रहता था, इस पर कोई नहीं आता जाता था, क्योंकि बाघ का इतना खौफ था। और इनको ये भी पता चल गया था कि ये जो सड़क है आगे जाके खेतों के बीच से आगे जा करके जो है ये इस पर जंगल आ जाता है, और जंगल के दोनों तरफ बहुत भयानक झाड़ियाँ वाड़ियाँ हैं। और गाँव वालों ने ये भी बताया कि जो शिकारी आए थे रानीखेत वाले, जो अब सब लौट चुके थे, उन्होंने जो है जिस पेड़ पे के पास वो महिला को मारा था, उस पेड़ के पास पे उन्होंने जो है मचान बनवाए थे, और मचान बना के, ना सिर्फ मचान बना के उस पर रात काटी थी, बल्कि रात पे उन्होंने गोलियां भी चलाई थी। लेकिन जब उन लोगों ने नौकरों से पूछा कि भाई कल गोलियों की आवाज़ आई थी, क्या था, क्या हुआ, तो नौकरों ने बताया कि पता नहीं, हमें तो कुछ नहीं दिखाई पड़ा, ये गोली तो चला रहे थे लेकिन हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ा, हमें तो कोई बाघ था नहीं, ना कोई जानवर था ना कोई बाघ था। अब जब बाघ था ही नहीं तो फिर दिखता कैसे, तो वैसे ही उन्होंने जो है गोलियां चला दी थी। तो एक बात और बताई कि गाँव वालों से इनको पता चली कि बाघ जब चलता है, जब मूवमेंट में रहता है, जब मूव करता है,
तो वो अजीब सी एक दर्द भरी हुई एक दर्द, एक कराहने की सी, जैसे कराह रहा हो, कुछ इस तरह की आवाज़ उसके निकलती है चलते हुए। और जब वो रुक जाता है तो वो आवाज़ बंद हो जाती है। और उसकी इस जो कराहने की, इससे जो घुरघुराहट जो कराहने की जो इसकी आती है, उसी से हमें पता चलता है कि बाघ हमारे आसपास है। तो जिम कॉर्बेट साहब को ये लगा कि जो रानीगेट डिपो से जो शिकारी आए थे, शायद उनकी कभी गोली चली हो, इसके कहीं लग गई होगी और पाँव वाँव में चोट चाट लग गई होगी, तो इस वजह से ये चलने में इसको जो है दर्द होता होगा। तो गांव वाले ने एक सिरे से इस बात को नकार दिया, बोले नहीं साहब, बिल्कुल नहीं, वो कहीं से कहीं तक घायल नहीं है, वो बिल्कुल सही चलता है, हमने देखा हुआ है उसको शिकार करते हुए, शिकार करता है और बिल्कुल सही चलता है, बिल्कुल नहीं लंगड़ाता है वो, उसकी चाल में लंगड़ाहट है ही नहीं। तो ये भी इनके लिए एक बड़ा कौतूहल का विषय हो गया था कि यार वो करा क्यों रहा है, ये आवाज़ें इस तरह की क्यों करता है। और खैर इन्होंने रामनगर से जब ये आ रहे थे तो इन्होंने जो है वहाँ के पटवारी को बोल दिया था कि भाई 2 जवान भैंस जो अच्छी जवान हो, उनको जो है तुम मुहान भेज दो, उनको मुहान भेज देना। और गांव वालों को भी बोल दिया था कि भाई जो भैंसें आएंगी तो एक भैंस को जो है ये कि पेड़ में बांध दिया जाएगा। ये जो पेड़ जो है इनसे हट से करीब 200 गज की दूरी पे था, 400 गज की दूरी पे कुछ ऐसे ही था, वहाँ पे बांध दिया जाएगा। और दूसरे को जो है वो चकवानौला जो जगह है, चकनाकल, उस वाले जाने वाले रास्ते पे दूसरी भैंस को बांधेंगे। तो गांव वालों को भी लगा कि फ़िलहाल तो यही 2 जगहें सबसे सही लग रही हैं, और फिर भी हम जो है हम रात भर सोचते हैं इसके अलावा कोई और जगह हो सकती है। और साथ ही मुखिया ने कहा कि मैं जो है ये आसपास के जितने गांव हैं हर जगह खबर कर देता हूँ कि आप आए हुए हैं, और किसी भी गांव में कहीं पे कोई अगर दुर्घटना घटती है कोई बाघ द्वारा, तो उसकी खबर तुरंत आपको दे दी जाए। तो जिम कॉर्बेट साहब के लिए ये एक अच्छी बात थी कि गांव वाले सपोर्ट कर रहे थे, काफ़ी सहयोग इनको दे रहे थे। अब गांव वाले जा चुके थे, अब कॉर्बेट साहब भी ने नहाया, खाना खाया और कमरे में आकर सो गए। तो थकान इतनी ज़्यादा थी, इतना चल के आए थे तो नींद भी आ गई। आधी रात के समय इनकी नींद खुली, जब मैंने आपको किस्सा सुनाया कि वो गद्दीदार बाघ के या किसी जानवर के चलने की आवाज़ आई थी, लेकिन फिर कुछ भी नहीं था। फिर दोबारा ये सोए, और उसके बाद जब अगले दिन ये उठे तो इनका आदमी ने इनको चाय दी। ये चाय पी रहे थे तो इनको लगा कि यार इनको जो है गले में कुछ खराश, कुछ दिक्कत सी हो रही है। तो इन्होंने चाय वाय तो पी किसी तरह से, और खराश इनकी बढ़ती जा रही थी। तो इनको लगा कि मैं जो है बाहर हवा में बैठा हुआ था कल बहुत देर तक, तो शायद ठंड मेरे को लग गई है, उस वजह से ये हो रहा है, और क्या कारण हो सकता है। लेकिन फिर इनको ध्यान आया कि यार मैं जिस कमरे में सोया हुआ था ये जो है सीलन से भरा हुआ है पूरी, और इनको ये पता चल गया कि इनको ये लैरेंजाइटिस हो गया है, क्योंकि उस कमरे में इतनी सीलन और चमगादड़ों की वजह से इतना ज़्यादा वो हो गया था कि इनको जाइटिस हो गया है। लैरेंजाइटिस के सारे सिम्टम्स इनको अपने अंदर महसूस हो रहे थे। तो इन्होंने जो है गरारा वगैरह किया, और इनकी बहन जो थी उसने जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड थी, और उसने मैगी, उसने जो है इनके लिए कुछ दवाइयाँ ववाइयाँ वो हमेशा रख देती थी। ये जब भी जाते थे कहीं ऐसे अपने हंट पे या किसी अपने टूर पे, तो उसने दवाइयाँ भी रख दी थी, इन्फेक्शन वगैरह की, कोल्ड की, सब। इन्होंने दवाई खाई, और इनको पता चला कि इनके 2 आदमी तो सही हैं जो किचन में सोए थे, लेकिन जो 6 आदमी जो वो स्टोर में सोए थे, उनको भी यही तकलीफ़ हो रही है। तो इन्होंने उनको भी गर्म पानी से गरारा वगैरह करवाया, और करवा करके जो है उनको भी दवाइयाँ दी। खैर काफ़ी इनको आराम मिल गया था। और अब इन्होंने क्या किया, 4 लोगों को मुहान भेज दिया कि भाई तुम जाओ और भैंसें आ गई होंगी, उन भैंसों को लेकर के आ जाओ। और ये खुद जो है ये उस स्थान में चले गए जहाँ पे उस पेड़ के पास में जहाँ पे उस औरत को बाघ ने मारा था। अब ये खुद भी देखने के लिए वहाँ पे निरीक्षण करने के लिए चले गए। वहाँ पे इन्होंने देखा कि वो उस औरत का घास का गट्ठर और अन्य महिलाओं के घास के जो गट्ठर हैं वो भी वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं, क्योंकि वो बाघ को देख के ही जो है जितनी लेडीज़ थी गांव की वो सब भाग गई थी। और कॉर्बेट साहब को ये बताया गया था उन गांव वालों द्वारा कि भाई वो उस महिला का शव हमें मिला नहीं था, जबकि जिम कॉर्बेट साहब ये बात समझ रहे थे कि इन लोग उस महिला को ढूंढने के लिए ही नहीं गए होंगे,
ये गए नहीं होंगे उसे ढूंढने के लिए, क्योंकि इतना डरे हुए थे कि ये जाने का सवाल ही पैदा नहीं उठता है। बाघ जो है उस महिला को मार के ऊपर की तरफ को ले गया था, और वहां पे ऊपर जाकर पे एक जगह ऐसी थी जहां पे लैंडस्लाइड हुआ था। पहले पहले कभी लैंडस्लाइड हुआ, उस जगह पे जाकर के, उस ऊंचाई पे, उस जगह पे जाकर के बाघिन ने उस महिला को रखा और वहां से पलट के उससे पीछे देखा इन महिलाओं की तरफ कि ये क्या कर रही हैं। तो इस बाघिन ने जब देखा कि कोई पीछे कोई नहीं आ रहा और सब जो है भाग करके गांव की तरफ चली गई हैं, तो करीब 4-5 मिनट खड़े रहने के बाद उसने जो है उसको उठाया दोबारा, और उठा करके अंदर जंगल की तरफ, झाड़ियों की तरफ वो चली गई। और रास्ता काफ़ी पुराना हो गया था, बाघ के पाँव के निशान भी नहीं थे, तो वहाँ तो ढूंढना जिम कॉर्बेट साहब के लिए सब बेकार था, और कोई फ़ायदा भी नहीं होना था, मिलना ही नहीं था कुछ। तो ये अपने फॉरेस्ट हट की तरफ जो है वापस लौट पड़े। दोपहर हो गई थी जब ये हट पर पहुँचे अपनी, मतलब वही फॉरेस्ट के जो हट थी, जो फॉरेस्ट का जो डिपो जो बना हुआ था, फॉरेस्ट विश्राम गृह कह लीजिए, छोटा सा जो 3 कमरे का, वहाँ पे जब ये पहुँचे, अब मैं उसको कई बार घर भी कह दूंगा तो आप समझ जाइएगा ये फॉरेस्ट विश्राम गृह की बात कह रहा हूँ मैं। वहाँ की तरफ ये जब पहुँचे तो वहाँ पे दोपहर हो गई थी, और वहाँ जब ये पहुँचे तो इन्होंने देखा कि वहाँ दूध ही दूध भरा पड़ा हुआ है बर्तनों में, छोटा बर्तन बड़ा बर्तन सब दूध से भरे हुए हैं। उन्होंने अपने आदमियों से बोला, देखा आदमी की तो आदमी ने कहा साहब हम क्या करें, हमने तो उनको मना किया लेकिन वो नहीं माने, वो अपना सब दूध रख गए हैं। तो जहाँ बताते जिम कॉर्बेट साहब की, जहाँ एक दिन पहले चाय के लिए दूध नहीं था, आज इतना दूध आ गया था कि उस दूध से आराम से नहाया जा सकता है। तो मतलब गांव वालों का इतना प्रेम देख करके इनको बड़ी खुशी थी। अच्छा, इनको जो मोहान से जो आदमी भैंस लेने के लिए गए हुए थे, उनके आने की उम्मीद रात से पहले इनको थी नहीं कि वो रात से पहले वापस आ पाएंगे। तो ये जो चकनाकी शॉर्ट उसका जो है, चकनाकी की तरफ ये एक ना, ये उधर की तरफ का एक चक्कर लगा लेता हूँ, ये उस तरफ को चल पड़े। ये दोपहर का समय था इस टाइम। इन्होंने करीब 3 मील तक जो है सड़क का बड़ी बारीकी से निरीक्षण किया, और इनको जगह जगह पे जो है खुरचन के निशान दिखाई पड़े। एक्चुअली कैट फैमिली जो है उसमें बिग कैट्स भी हैं और छोटी कैट भी हैं, इनकी एक आदत होती है खुरचने की, और ख़ास तौर पे जिस रास्ते पे इनका नियमित, इनका रूटीन रूट जो इनका होता है उस पर ये खुरचन बहुत करते हैं। पेड़ों में करते हैं, सड़कों में करते हैं, चट्टानों में करते हैं, तो जहाँ जहाँ पे भी इनको मौका लगता है ये खुरचन करते हैं। और ये निशान शिकारियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इन निशानों का फ़ायदा मिलता है शिकारियों को। वो कैसे? सबसे पहले तो शिकारी को ये पता चल जाता है कि ये जो जीव है ये नर है या मादा है, मेल है या फीमेल है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये किस, इसकी जाने की दिशा क्या है, यहाँ तक कि उसको गए हुए कितना समय हो गया है, यानी कि 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, मतलब ये तक अनुभवी शिकारी पता कर लेते हैं। किस दिशा और कितनी दूरी तक ये गया है, ये तक इनको आइडिया आ जाता है। डिस्टेंस का तक ये आइडिया लगा लेते हैं। उसके शिकार के स्वभाव का आइडिया लगा लेते हैं कि ये मैन ईटर है या नॉर्मल है, ये तक ये निशानों से पता लगा लेते हैं। और ये भी पता लगा लेते हैं कि ये इसका इस टाइम पेट भरा हुआ है या नहीं है, ये खाली पेट है या पेट भरा हुआ है, ये भी इन निशानों को देख करके पता लगा लेते हैं। एक नरभक्षी बाघ के होने की यहाँ पे सारे प्रमाण मिल रहे थे। जब बाघ अपने जो सड़क पे जब ये निशान छोड़ता है तो और भी कई बातें पता चलती हैं, जैसे कि उसकी दिशा, उसकी गति, उसका लिंग, उसकी आयु, वो स्वस्थ है कि घायल है, तो ये हर चीज़ें जो है पता चलती है। अगर घायल है तो उसका शरीर का कौन सा हिस्सा घायल है, ये तक पता चल जाता है। और अगर तो इतनी मतलब एक जानकारी एक शिकारी को होती है। एक अच्छा शिकारी वही होता है जो ये सब जानकारी जो निशान देख के पता कर ले। दोस्तों, ये वीडियो मेरे को लग रहा है बहुत लंबा हो रहा है, और मुझे अपना वीडियो यहाँ पे रोकना चाहिए, और इसके आगे की कहानी मैं इसके आपको अगले भाग में सुनाता हूँ। तो कैसा रहेगा दोस्तों? ठीक रहेगा ना? क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो
हो जाएगा तो फिर आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों का बर्बाद होगा, और मेरे भी ज़्यादा देर बैठने में फिर दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो मैं इसका वीडियो कल आपको आगे की कहानी सुनाता हूँ दोस्तों। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय माँ भारती।